नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं ऐसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इसके अलावा आप जॉब और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं इन सारी चीज़ों पर। तो सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके फीड में रेगुलरली आते रहें। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले ओवरव्यू से, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है पीएसबीज में अग्री टू 20% हेयर कट ऑन एमटीएनएल लोन्स। एमटीएनएल सबने नाम सुना होगा, सरकारी कंपनी है और 20% का हेयर कट पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेने वाली हैं। जो लोन इन्होंने दिया है एमटीएनएल को उस पर। टाटा मोटर्स का Q3 अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे 22% नीचे आया है इस बार। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है टाटा मोटर्स की। इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को कैबिनेट अप्रूवल मिला है, 16,300 करोड़ का अप्रूवल है ये। तो क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं और किस सेक्टर को, कंपनीज को स्पेसिफिकली यहाँ फायदा हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। मेट्रो रेल में गेट 5-year पैकेज टू बूस्ट कनेक्टिविटी। मेट्रो रेल को 5 साल का पैकेज मिल सकता है कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इस बजट। फेडरल रिजर्व ने रेट्स को स्टडी रखा है, कहा है कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है। सर्वर मेकर्स एंड डेटा सेंटर स्पॉट्स ओपनिंग इन डीप सिक्स एसेंट यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे तो सर्वर मेकर्स जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, तो ये फ्यूचर जो हमें लग रहा है ना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनमें काफ़ी अच्छा है। इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आगे 10 साल 15 साल के लिए लोग डेटा सेंटर्स को बहुत ही वाइबल ऑप्शन देख रहे हैं इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इवन बड़े बड़े जो आप देखेंगे हमारे कंग्लोमरेट्स हैं, चाहे अडानी ग्रुप की बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ, सब बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना कि वो डेटा सेंटर्स खोलें, वो सर्विस में इन्वेस्ट करें। तो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा। मुंबई हैदराबाद लीड चार्ज इन एआई डेटा सेंटर बूम। यहाँ पे 2 सिटीज़ लीड कर रही है। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है इन सिटीज़ में कि ये लीड कर रही है यहाँ पे, मुंबई और हैदराबाद। क्रैक्स एट सम स्मॉल फिन बैंक्स वरी आरबीआई। जो छोटे कुछ बैंक्स हैं जो छोटे लोन्स देते हैं, कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा है। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे क्वार्टरली, और आरबीआई इससे थोड़ा चिंतित है। तो डिस्कस किया जाए आज के सबसे पहले आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं फिर से एंड डिस्कस करते हैं एमटीएनएल के लोन्स को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 20% का नुकसान लेना पड़ेगा एमटीएनएल को, जो लोन दिए गए हैं उस पर। करीब 8,144 करोड़ का एक्सपोजर है टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो दे रखा है एमटीएनएल को, और 20% इसमें से करीब ऐसा पैसा है जो वो मान के चलेंगे कि वापस नहीं आने वाला है। तो ये डिस्कस किया गया, कम्युनिकेट किया इन्होंने अपने स्टैंड को विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एमटीएनएल ने ऑफर किया कि भाई हम 40% जो ड्यूज है वो पे करेंगे, जहां पे 60% हेयर कट आपको लेना होगा, पीएसबी को इन्होंने कहा। लेकिन प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इतना बड़ा लॉस कैसे ले सकते हैं। सही बात है, और स्पेशली गिवन जो इम्पैक्ट है एनपीएस का उनकी बैलेंस शीट पे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग होप करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और एमटीएनएल कंसिडर करेगा हमारे कंसर्न्स को, क्योंकि एमटीएनएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो गवर्नमेंट लेवल टॉक्स बहुत क्रूशियल हैं। तो बैंक्स कह रहे हैं हम इतना लॉस कैसे ले लें। आप कह रहे हो कि आप 40% चुकाओगे, 60% लोन चुकाओगे ही नहीं। तो 7 पीएसबीज है जिनका एक्सपोजर है एमटीएनएल को, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक। एमटीएनएल ने इन सारे लोन्स को डिफॉल्ट कर दिया है। तो एमटीएनएल से जानकारी मांगी गई और लेकिन अभी मिल नहीं पाई है। तो आप ये देख सकते हैं इस बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है इन्हें, इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है, और पंजाब सिंध, यूको और एसबीआई ने छोटे छोटे इन्हें लोन्स दिए हैं। टाटा मोटर्स का जो Q3 का नेट परफॉर्मेंस आया है, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, 20% का ड्रॉप आया है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स तो इन्होंने मिस कर दिए, और जो प्रॉब्लम आई है वो फिर से जैगवार लैंड रोवर कि चाइना जो वॉल्यूम्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक होते नजर आ रहे हैं। यस, चाइना में जो बिकवाली है हमारे जैगवार लैंड रोवर ब्रांड की, ये वीक हो रही है लगातार 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, जिसकी वजह से हर बार टाटा मोटर्स के रिजल्ट एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ये गिरकर 5,451 करोड़ हो चुका है, जो पहले 7,025 करोड़ था कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर में। रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आई है लेकिन वो सिर्फ
2.7% की है। तो जैगवार लैंड रोवर जो ऑटोमोटिव इनका यूके सब्सिडरी है, अच्छा परफॉर्मेंस था। क्वार्टरली रेवेन्यू जो था ये भी हाईएस्ट था, हाईएस्ट एबिटा मार्जिन था इस साल का। लगातार इन्होंने सक्सेसिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिया है, लेकिन जो वीक एबिटा मार्जिन्स रहे हैं इसके वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि चाइना में सेल्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है, और जो अंडर परफॉर्मेंस है इंडिया बिजनेस का, इससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग्स पे फर्क पड़ा है। तो टाटा मोटर्स ने कहा कि इन्होंने रिसीव किए हैं सैंक्शन ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है, और इसकी वजह से 350 करोड़ की इनकम वो रिकग्नाइज करेंगे अगले क्वार्टर। तो कह रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने वाले हैं इस क्वार्टर, जबकि पूरा साल काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, इनका कहना है। जेएलआर की अगर बात करें तो इन्होंने गाइडेंस दिया है 8.4% एबिट मार्जिन का FY25 के लिए, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी पूरी तरीके से। और एक कार कंपनी के लिए डेट फ्री होना एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेट फ्री कंपनीज अगर आप देखेंगे तो कौन सी है, आप देखिए टोयोटा, फोल्क्सवैगन, इनके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उधार है। अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनीज की मैं बात करूं, और रीज़न यही है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कार कंपनी को। तो टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोमेस्टिक बिजनेस इंप्रूव होगा मार्च क्वार्टर में, अंडरलाइंग डोमेस्टिक डिमांड बढ़िया होगा, एंड इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से बढ़िया चीज़ें होंगी इनके लिए भी। 16,300 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। यहाँ पे कैबिनेट ने 16,300 करोड़ का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अप्रूव किया है, जहां इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करो और डी रिस्किंग करो ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को। तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हमारे कौन से हैं? वो मिनरल्स, वो मेटल्स जो बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, जैसे कि जो हम यूज़ करते हैं सोलर इक्विपमेंट्स में, जो हम यूज़ करते हैं बैटरी की टेक्नोलॉजी में, जो हम यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये ऐसे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, इसको हम लोग एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई ये हमारे लिए गोल्ड की तरह है, और हमें प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो, तभी इंडिया में सप्लाई चेन भी इंप्रूव होगा और कंपनीज़ को भी थोड़ा बेनिफिट, बाहर से और कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी अगर यहाँ पे रेडली अवेलेबल सप्लाई चेन है। तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है, अगर आप देखेंगे तो ये ईएमआर करेगा 8,700 करोड़ का मिशन। यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंड करेगा 4,000 करोड़, और 2,600 करोड़ आएंगे बजट से। एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम्स जो है सेंटर की, वो ईएमआर करेंगे 1,000 करोड़ और स्कीम में। तो 18,000 करोड़ एक्सपेक्टेड हैं कि पीएसयूज यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो क्लोज टू 34,300 करोड़ अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि यहाँ पे इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में। तो याद रखें, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ये अगले ऑयल होने वाले हैं। जैसे जो कंट्री ऑयल जिसे मिल जाता था वो खुश होती थी कि भाई हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हम दुनिया में कंट्रोल करेंगे ऑयल के सप्लाई को, वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल होने वाला है और रेयर अर्थ मेटल होने वाला है अगले 100 सालों में, जब ईवी डोमिनेट करेगा, जब सेमीकंडक्टर चिप्स डोमिनेट करेंगे, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हेवली यूज़ होता है, जहाँ बैटरी टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा और रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरीके से यूज़ होगा ये। मेट्रो रेल्स में गेट 5-year पैकेज टू बूस्ट कनेक्टिविटी। अगर बात करें इस टाइम पे मेट्रो रेल्स की, तो यहाँ पे 5-year पैकेज मिल सकता है इन्हें कनेक्टिविटी बूस्ट के लिए। सेंटर अनाउंस कर सकता है 5-year पैकेज बजट में फॉर एग्जीक्यूटिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस कंट्रीज। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टी ईयर प्लान है ये, और ये इन लाइन है गोल्स के साथ, जहाँ पे स्केल अप करने की बात चल रही है मेट्रो को, एंड इंटर सिटी रैपिड रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात चल रही है। तो इंडिया में हम कितनी भी सड़कें बना लें, देखिए हमारे पास स्पेस क्रंच हमेशा रहेगा अर्बन एरियाज में, तो हमें काफ़ी अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमें होगा। ये हमारी मजबूरी है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे हम हेविली इन्वेस्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर लेकर आएँ। क्योंकि इंडिविजुअली यूएस की तरह अगर इंडिया में हर घर में एक कार हो गया, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप कितनी भी सड़कें बना लोगे, इट विल बी इनफ, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू मैनेज इस टाइम पे। तो बजट एलोकेटेड है 24,785 करोड़ का, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे भारी चाहिए, हमें बढ़िया चाहिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल अप करना चाहती है कि डीकंजेस्ट करना चाहते हैं हम सिटीज़ को। और सिटीज़ डीकंजेस्ट कैसे होंगे? नए रोड्स तो आप बना लो, रोड्स को और चौड़े कर लो, बट आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही उम्दा लेवल का बनाना होगा, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का बनाना होगा इंडिया में। और मैं कहूँगा इंटरनेशनली भी लोग कंट्रीज़ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, हमें कहीं ना कहीं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें करनी होंगी।
तो यहाँ पे मेट्रो एंड रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में जनरली पार्टनरशिप होते हैं बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कंट्री जो है हमारी 1000 किलोमीटर के मेट्रो हमारे बन चुके हैं और रैपिड रेल प्रोजेक्ट स्प्रेड हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स और 23 सिटीज़ में, और अनदर 985 किलोमीटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि जो गोल है हमारा वो ये है कि हम डबल से भी ज़्यादा कर दें एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अगले 5 सालों में बजटरी इन्वेंशंस के थ्रू। एंड ये भी कहना है कि जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं उसमें इंडिया सरपास कर चुका है जापान को इन लेंथ ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इन 2022। तो करेंटली इंडिया रैंक करता है 3rd इन ग्लोबल ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क लेंथ, एंड ये ट्रैक कर रहे हैं हम कि 2nd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन जाए। तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दिल्ली, बेंगलुरु, थाने, पुणे, ये अप्रूव हो चुके हैं लेट 2024 में बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो हैविली इन्वेस्टेड है इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में कि उन्हें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है, सिटीज़ को डीकंजेस्ट करना है, क्योंकि ट्रैफिक से हमें इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ये किसी का बेनिफिट नहीं होता है ट्रैफिक से। एंड इसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है कि आप बसेस रन करो बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे बसेस लो कॉस्ट पे, एंड मेट्रो रेल कनेक्टिविटी दो लोगों को। लोग कार छोड़ के वैसे भी मेट्रो में जाएंगे। यूएस सेंट्रल बैंक ने अपग्रेड किया है अपने असेसमेंट को ऑफ जॉब मार्केट, कॉलिंग इट सॉलिड। कहा है कि जॉब मार्केट बहुत सॉलिड चल रहा है यूएस में। एंड फेडरल रिजर्व ने होल्ड किया है रेट्स को स्टडी, क्योंकि इन्फ्लेशन समवॉट अभी भी एलिवेटेड है। तो फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक, इनकी भी मीटिंग थी एंड इन्होंने क्या किया इस बार, लगातार 3 बार से रेट को कट कर रहे थे, ठीक है। हम वहाँ पे बेंचमार्क रेट्स नीचे आ रहे थे। अब इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमें लगता है कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, तो हम अब रेट कट्स को परस्यू नहीं करने वाले हैं। यस, स्टार्टिंग में तो एक कंसर्न था कि जॉब मार्केट वीक हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, तो रेट कट्स उसके बाद आए, लेकिन हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ फिर देखने को मिला, डिमांड इकोनॉमी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। एंड कहीं ना कहीं इससे भी फेडरल रिजर्व को ये लगा कि देखिए ग्रोथ तुरंत पिकअप कर गया, इंटरेस्ट रेट हमने कट किए हैं। तो इसके अलावा आप देखिए कि फिर क्रूड ऑयल वगैरह में भी वॉलेटिलिटी थी, खैर अब नहीं है। तो इनके दिमाग में काफ़ी डाउट्स हैं कि अगर ये टैरिफ, टैक्सेस ये सब बढ़ते हैं तो यूएस में कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, एंड जिसकी वजह से दे आर इन अ वेट एंड वॉच मूड। मतलब आप कंट्रीज़ की बात कर रहे हो कि वो वेट एंड वॉच पे है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला है। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, खुद वहाँ का सेंट्रल बैंक वेट कर रहा है कि भाई ये बंदा इतना प्रेडिक्टेबल है कि पता नहीं क्या करने वाला है। तो हम भी अभी बैठेंगे और देखेंगे कि ये टैरिफ्स लगाते हैं, ये टैरिफ्स नहीं लगाते हैं, रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, और फिर एक्शन लेंगे। तो वो भी अब पॉज मोड पे जा चुके हैं। तो इन अ स्टेटमेंट वेंसडे को इन्होंने कहा कि इन्होंने अपग्रेड किया है अपने असेसमेंट को जॉब मार्केट के, कहा है कि सॉलिड जॉब मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुका है लो लेवल पे। एंड ये थोड़ा सा इन्होंने टफन भी किया अपने असेसमेंट को ऑफ इन्फ्लेशन, कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, तो अगर हेल्दी जॉब मार्केट है और स्टबन इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब कि रेट कट्स आप कम एक्सपेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत बढ़िया है, मतलब लोग कमा रहे हैं पैसे, राइट, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, एंड इन्फ्लेशन कम हो नहीं रहा। तो रेट कट यहाँ पे बिल्कुल मैं ऐसा कहूँगा कि लास्ट ऑप्शन रखेगी फेडरल रिजर्व, या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाए, इकोनॉमी में ग्रोथ कम होने लग जाए, तो इस इन्फ्लेशन पे भी रेट कट्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो नहीं। तो वॉल स्ट्रीट इंडिसेस अगर आप देखोगे तो लगातार नीचे जा रहे हैं, यूएस स्टॉक्स और नीचे गए हैं। फेडरल रिजर्व ने जब ऑप्ट किया कि वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसका कहना है कि इकोनॉमी को हेल्प की ज़रूरत है नहीं। S&P 500 0.6% नीचे था वेंसडे को, आफ्टरनून को, एंड उसके बाद थोड़ा और नीचे गया है जब ऑफकोर्स ऐसे न्यूज़ आई। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है, ये डिप हुआ 148 पॉइंट से 0.3%, जो मैं बोलूँगा कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है, 0.3%। एंड मैं कहूँगा रिएक्ट किया ही नहीं मार्केट ने इस न्यूज़ पे फेडरल रिजर्व के। कई बार आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया हर चीज़ को एट्रीब्यूट कर देता है ड्रॉप से। अगर मार्केट 0.2% नीचे आया तो इसका क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है। 0.2% तो फ्लैट मार्केट है, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं हम लोग कि भाई इतना ऊपर नीचे तो मूवमेंट होगा ही होगा। एंड यहाँ पे नास्डैक अगर आप देखोगे तो 0.9% नीचे आया, और ये स्पेसिफिकली नास्डैक में ना सारी आईटी कंपनीज लिस्टेड हैं यूएस की इस इंडेक्स में। तो आईटी कंपनीज थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है जब से डीप सीक आया है जो चाइनीज़ एआई है। तो ट्रेजरी यील्ड्स भी थोड़ा ऊपर गए हैं। स्पेकुलेशन ये है कि कितने रेट कट्स होंगे फेडरल रिजर्व द्वारा 2025 में।
सर्वर मेकर्स डेटा सेंटर स्पॉट ओपनिंग इन डीप सिक्स एसेंट। इंडिया का जो सर्वर मेकर, जितने सर्वर मेकर्स हैं इंडिया के और डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड अनंतराज एंड माइक्रोमैक्स, ये सेंस कर रहे हैं बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉलोइंग लॉन्च ऑफ डीप सीक R1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो ऑपरेट करता है ऑन अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ओपन AI, चैट GPT इसके अगेंस्ट। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी इसका जो स्टॉक है ये हिट कर चुका है 10% अपर सर्किट अर्ली ट्रेड में इन वेंसडे और टच किया है इसने 1607 एंड हिट किया था लोअर सर्किट डे बिफोर। तो अनंत राज लिमिटेड ने भी हिट किया है 10% अपर सर्किट यहाँ पर एंड स्टॉक जो है इस लेवल पे BSEs पे आ चुके हैं। तो ये स्टॉक्स करते क्या है, ये सर्वर मैन्युफैक्चर है नेसेंट एंड फॉर्मर स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स भी यही रहा है। तो इन्होंने भी जॉइंट वेंचर अनाउंस किया ताइवान के फिजन के साथ कॉल्ड मीफी एंड ये इन्होंने कहा है कि AI के लिए मेमोरी चिप्स बनाएंगे और प्रॉमिस किया है इन्होंने कि ये रिड्यूस करेंगे द नीड फॉर हैविंग टू मेनी सर्वर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रनिंग इंटरफेरेंस। तो ये काम करेंगे किस पर, AI मॉडल्स के लिए डेटा सेंटर्स पर काम करेंगे, सर्वर्स पे काम करेंगे एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जो 10 साल में मुझे लगता है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट रखता है इंडिया में। बहुत बढ़िया मुझे लगता है ये कंपनीज और ये सेक्टर ओवरऑल ग्रो कर सकता है, इसमें निवेश अच्छा आना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि कंग्लोमरेट्स का भी अटेंशन अब इस पर धीरे धीरे आ चुका है और जो कंपनीज इनमें हैं वो लगातार बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही है, ये भी हम देख रहे हैं। तो इन अ नोटिस इशू टू एक्सचेंजेस नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने कहा कि इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है, ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा किसको, अडॉप्शन को ऑफ कंपनीज AI सॉल्यूशंस एंड एम्पल ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो कंपनी ने जो है हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर बनाती है, प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस बनाती है एंड AI सिस्टम्स बनाती है। तो नेटवेब चीफ ने कहा कि फॉलोइंग डीप सीक डेवलपमेंट जो कंपनी का सर्वर बिजनेस है वो 14% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से ग्रो कर सकता है टू 18 से 20% अगले 2 साल में। तो इनका AI सर्वर बिजनेस काफ़ी बढ़िया ग्रो कर सकता है, इनका ये कहना है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डेटा सेंटर्स की, तो अगर आप देखोगे मुंबई और हैदराबाद ये लीड कर रहे हैं द चार्ज को इन AI डेटा सेंटर बूम। ये 2 सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं AI के व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है कंट्री में, बड़े बड़े प्लान्स हैं। रिसेंटली आप देखेंगे जो चेन्नई, दिल्ली और NCR में भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स है ना, अगर आप देखोगे तो इनको क्या चाहिए, एक तो कनेक्टिविटी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए एंड सीस्मिक जोन स्टेटस भी देखना होता है, राइट। जैसे अगर आप सीस्मिक जोन में हैं, बिल्कुल हाई जोन में, तो इसका मतलब वहाँ अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स के, बड़े अर्थक्वेक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बार देखते हैं तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स है वो अमंग सेवरल फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो वो फेवर में वर्क करती है इन सिटीज़ के। AWS ने जनवरी 23 में अनाउंस किया कि प्लान कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे $8.3 बिलियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन मुंबई। AWS ऑल्सो कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 60,000 करोड़ हैदराबाद के डेटा सेंटर्स में। कंट्रोल एज डेटा सेंटर्स जो है इन्होंने जनवरी 20 को अनाउंस किया कि ये डेटा सेंटर नया ओपन करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं हैदराबाद में। पोटेंशियल कैपेसिटी होगा 600 मेगावाट, जहाँ पे IT लोड कैपेसिटी 600 मेगावाट का होगा एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सिफी ने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा 3,000 करोड़ टॉवर्ड्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ डेटा सेंटर्स इन इंडिया। STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया इन्होंने कहा है कि ये साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 3,500 करोड़ का। तो ये जितने भी मैंने आई थिंक शायद 20-25 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स आपको बता दिए इस आर्टिकल में एंड ये सारे बहुत ही ज़्यादा सेंटर्ड हैं। आप देखो हैदराबाद की तरफ, तेलंगाना की तरफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है कुशमन एंड वेकफील्ड की, इंडिया के पास करीब 3 गुना इंस्टॉल कैपेसिटी होगा विद अ टोटल IT लोड ऑफ 3.2 रन और अभी हमने देखा, अच्छा एग्जिस्टिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है एंड मुंबई अकाउंट करता है करीब 54% ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बट ये कहीं ना कहीं इवनली शेयर होगा साउथ इंडिया के साथ, जहाँ पे तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई ये हमें सबसे बड़े सेंटर्स लग रहे हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स के सबसे ज़्यादा बड़े सेंटर लग रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के भी व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर्स एंड IT। क्रैक्स एट सम स्मॉल फिन बैंक्स वरी RBI। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, आप जो भी बैंक्स वगैरह हैं आपके पास, अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं आप चेक करो, एक बार रीड करो
कि क्या-क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है आपके बैंक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ठीक है? और एक चीज़ आरबीआई ने नोटिस की है रिजल्ट्स में जिससे वो परेशान है, तो आरबीआई इज़ लर्न टू हैव डेवलप्ड सुपरवाइजरी डिस्कम्फर्ट। इन्होंने देखा इन्हें सुपरवाइजरी डिस्कम्फर्ट हो रहा है कपल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है ना, छोटे लोन्स करते हैं, माइक्रो लोन्स करते हैं, छोटे-छोटे लोन्स देंगे आपको ये। तो यहाँ पे कह ये रहे हैं कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया है और एसेट क्वालिटी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है। बैंकिंग रेगुलेटर ने ये भी कहा कि जो बैंक्स हैं ये एक्सप्लोर करेंगे मर्जर्स ताकि ये स्केल गेन कर सके, मिनिमाइज कर सके कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ट्रैक करते हैं सेक्टर को, उनका ये कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ना अंडर क्लोज सुपरविजन है आरबीआई के। अमालगमेशन है बिटवीन बैंक्स, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है जिसे सोचा गया है कि बैंक्स को अमालगमेट करो, आप किसी भी तरीके से मर्ज करो, लेकिन ये जो स्ट्रेस इनका बढ़ रहा है, जो पेमेंट्स लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? आरबीआई ये कह रहा है इनके एसेट्स क्या है जो इन्होंने लोन दिया है, और लोन में काफ़ी आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लोन में एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से आरबीआई थोड़ा टेंशन में है। एंड रेगुलेटर ने आरबीआई ने मीटिंग भी की इनके मैनेजमेंट के साथ। जो गैप्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सक्सेशन प्लानिंग है कुछ एसएफबीज में, वो भी एरियाज ऑफ कंसर्न थे। तो आरबीआई ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ना, जिनका हायर शेयर है माइक्रो लोन्स में, वो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता को जो लोन मिल रहा है ना, वहाँ पे बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पे मात खा रहे हैं, क्योंकि आम जनता यहाँ पे काफ़ी डिफ़ॉल्ट कर रही है। एवरेज एनपीए अगर आप देखोगे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन्स जो वापस नहीं आ रहे हैं, वो 18 महीने के हाई पे आ चुके हैं ऑफ 11.6%। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड बैंक्स का नाम आप देखिए, जैसे ये कैपिटल, एयू, इक्विटास, जाना, सूर्योदय, ईसेफ, उज्जीवन, उत्कर्ष। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज स्ट्रेस है, मतलब शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, वो नज़र आ रहा है। तो ये 10, 14, 32, 53, 56, 61 और 65% जो इनके लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन उसे बोलते हैं जहां आपने कुछ भी गिरवी नहीं लिया, किसी से कोई एसेट नहीं लिया, मॉर्गेज नहीं लिया, और उन्हें लोन दे दिया, जैसे कि पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स। तो जितने भी बैंक हैं इंडिया में, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जो दे रहे हैं, इन दो फील्ड्स में सबसे ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस नजर आ रहा है, सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों किसे मिलता है? हमारे रिटेल ऑडियंस को मिलता है, नॉर्मल जनता को मिलता है, एंड लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं पेमेंट्स को। तो मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न हो सकता है यहाँ से जो आपको लगता है कि लोग अचानक से इतने ज़्यादा पेमेंट्स मिस कर रहे हैं, इतना एनपीए यहाँ पे बढ़ रहा है स्मॉल माइक्रो लेंडर्स को, जो सैलरीड लोगों को दे रहे हैं पैसा, या जो मिडिल क्लास आदमी को पैसा दे रहा है। मिडिल क्लास आदमी क्यों नहीं पैसा चुका पा रहा है यहाँ पे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।